चिंता की बीमारी क्या होती है या फिर ओवर थिंकिंग की बीमारी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। हमने अपने सेंटर पे एक पेशेंट देखी थी कुछ समय पहले, लगभग 35 साल की रही होंगी वो। फीमेल थी, नोएडा की रहने वाली थी। और जब जब उनसे हिस्ट्री ली गई तो उन्होंने जो सबसे पहले अपना परेशानी बताई, वो उन्होंने बोला कि दिमाग हमेशा चलता सा ही रहता है। दिमाग में हमेशा कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, हर बात की चिंता होती है। जब थोड़ा और डिटेल में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब से उनको याद है, जब से वो स्कूल में थी, तब से उनके मन में ऐसी बातों को लेके परेशानी होती थी या टेंशन होती थी जिसको बाकी लोग जिससे परेशान होते ही नहीं थे। जैसे स्कूल पे टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। अगर वो थोड़ा भी लेट हो जाती थी तो उनको लगता था कि कहीं प्रिंसिपल ना डांटने लगे, टीचर ना डांटने लगे, कहीं स्कूल में घुसने ना दिया जाए। उनके जो बाकी भाई बहन थे जो उनके साथ जाते थे, वो समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात तो भी हम लेट भी नहीं होंगे, लेकिन इनको चिंता रहती थी कि हम लेट हो जाएंगे। और वो लोग बोलते थे कि बाई चांस लेट हो भी गए तो क्या हो गया, बट इनको टेंशन रहती थी कि टीचर बहुत नाराज़ होगी। जब ये थोड़ी और बड़ी हुई तो भी, ऑल्दो ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर इनके मन में हमेशा डर रहता था कि एग्ज़ाम में मैं पास भी हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। जबकि हर बार नंबर बहुत अच्छे आते थे, बट हर बार वही डर कि पास हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, नंबर ख़राब हो गए तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे। जब आगे और बढ़ी, जब 10th क्लास में पहुंची तो उन्होंने बताया कि बोर्ड एग्ज़ाम से टाइम पे इनको बहुत दिक्कत हुई। इनको ये लग रहा था कि बोर्ड एग्ज़ाम में ये नहीं कर पाएंगी और इनके बस की बात नहीं है। और उस समय सिम्टम्स बहुत बढ़ गए थे, बहुत परेशान भी हुई थी। जैसे तैसे करके बोर्ड एग्ज़ाम दिए। नंबर उतने अच्छे नहीं आए जितने आ सकते थे, लेकिन फिर भी बाकी में कंपैरिजन में अच्छा स्कोर किया। सेम चीज़ 12th में भी हुई। जब भी प्रेशर की चीज़ आती थी तो थोड़ा सा इनका जो परफॉर्मेंस था कम हो जाता था। आगे बढ़े, जब कॉलेज में पहुँचे तो उस टाइम पे भी सिम्टम्स रहे। कॉलेज जाके ऐसी फीलिंग आती थी कि बाकी लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, बाकी लोग कहीं इनका मजाक ना उड़ाएं, टीचर को ये ना लगे कि ये पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती हैं। इस टाइप के थॉट इनके मन में आते थे। जॉब में जब ये गए तो वहाँ पे भी इनको इस टाइप के थॉट्स रहते थे कि जो इनका बॉस है वो शायद इनको उतना पसंद नहीं करता, बॉस शायद इनके काम से खुश नहीं है। जबकि बॉस ने ऐसा कुछ बोला नहीं था, लेकिन अगर छोटी मोटी चीज़ भी कभी ऑफिस में हो जाए तो इनको बहुत फ़र्क पड़ता था, बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। अगर बॉस ने सबको भी डांटा है तो भी इनको लगता था कि मुझे ज़्यादा डांटा, इनको लगता था कि मुझे ज़्यादा नापसंद किया जा रहा है। बाकी लोग समझाते थे कि ऐसा नहीं है, तो सबके साथ हो रहा है, लेकिन इनका मन मानता नहीं था। सिमिलरली आगे जाके शादी हुई और शादी के बाद भी इनको ये लगता रहा कि जो इन लॉज़ हैं वो उतना इनको समझते नहीं हैं, और इन लॉज़ इनको उतना प्यार नहीं करते, इन लॉज़ इनको उतना पसंद नहीं करते, और हस्बैंड भी उतना ध्यान नहीं रखते इनका। क्योंकि उनको ब्लेम ना करने की जगह अपने ऊपर ब्लेम, क्योंकि ये उतनी अच्छी नहीं है, इनके अंदर उतनी क्वालिटीज़ नहीं है। बच्चा हुआ इनको, जो थोड़ा जब बड़ा हो गया तो थोड़ा भी घर से बाहर निकलता था तो इनको टेंशन होती थी कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ चोट ना लग जाए, कहीं कोई एबडक्ट ना कर ले, किडनैप ना कर ले। हस्बैंड ऑफिस जाते थे, थोड़ा भी लेट हो जाते थे तो इनके मन में डर आने लगता था कि कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं कुछ ख़राब चीज़ ना हो गई हो। तो ये सारी चिंताएं हमेशा इनके मन में चलती रहती थी। फाइनली इनको किसी ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर से मिलिए, तो ये हमारे पास आई। लगभग 35-36 साल की उम्र थी और अब तक इन्होंने कभी भी किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं था इस चीज़ के लिए। इन चिंताओं के अलावा इन्होंने और बताया कि इनको हमेशा एक एक अजीब सी बेचैनी सी या घबराहट सी रहती थी, और हर चीज़ में घबराहट, हमेशा ही घबराहट। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में घबराहट होती थी, बट आमतौर पे ही घबराहट रहती थी। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स ऐसे आते थे, जैसे कि जो मसल्स थी वो हमेशा टेंस रहती थी, हमेशा खिंचाव सा रहता था। चेहरे की मांसपेशी हो गई या शरीर की मांसपेशी हो गई, वो कभी रिलैक्स नहीं हो पाती थी, हमेशा खिंचाव सा या फिर टेंस रहती थी। उस वजह से कई बार इनको गर्दन में दर्द होना, या पीठ में दर्द होना, बैक में दर्द होना, या कई बार सिर में दर्द होना, इसकी भी समस्या बनी रहती थी। इसके अलावा किसी भी चीज़ में ध्यान लगा पाना, फोकस कर पाना दिक्कत होता था, बहुत जल्दी थकान होने लगती थी। नींद की समस्या होती थी, बेड पे जाके जब लेटती थी तो इसी टाइप के ख्याल आते रहते थे कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सुबह ऐसा ना हो जाए। और नॉर्मल चीज़ों पे, डेली रूटीन की चीज़ों पे, मेड सुबह आएगी कि नहीं आएगी, पानी सुबह टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा, बच्चे को टाइम पे कैसे स्कूल भेजना है, इस टाइप की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें इनके मन में चलती रहती थी, परेशान होती रहती थी। हेल्थ को लेकर टेंशन रहती थी कि कहीं हार्ट में कुछ ना हो जाए, अपने पेरेंट्स को लेके कि एज ज़्यादा हो रही है उनको कुछ ना हो जाए। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चिंताएँ। और जैसे मैंने बताया, फिजिकल सिम्टम्स, कई बार इनको ऐसा भी होता था कि हार्ट बीट बढ़ जाती थी या पसीना आने लगता था, और जब ऐसा होता था तो इनको और टेंशन होती थी कि कहीं कुछ फिजिकली ना हो जाए।
तो ये सारे सिम्टम्स लेके आए थे ये, तो इनका डायग्नोसिस बनाया गया जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का, जिसको हम बोलते हैं GAD। अब जैसे कि इन पेशेंट में भी आपने सुना कि GAD के जो मुख्य लक्षण हैं वो 3 टाइप के मेन लक्षण हैं। पहला, एक्सेसिव वरीज, कुछ ज़्यादा ही चिंता होना, ऐसी बातों की चिंता होना जो कि चिंता योग्य है नहीं या फिर चिंता के लायक है नहीं, हर छोटी बात की चिंता होना। इसके साथ में फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी हम कहते हैं कि हमेशा ही घबराहट बनी रहना, हर सिचुएशन में घबराहट बनी रहना। और तीसरा, कुछ फिजिकल सिम्टम्स जैसे हमने बताया, मसल टेंस्ड है, हेडेक हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, बैक एक हो रहा है, नींद खराब है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, फोकस नहीं बन पा रहा है, थकान जल्दी हो रही है। इन सब सिम्टम्स जब होते हैं लंबे समय तक तो हम उसको GAD या फिर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये GAD होता क्यों है? देखिए, इसके 2 टाइप के हम लोगों को थ्योरीज पता हैं। एक तो हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि हम लोग बाकी वीडियोस में भी बोलते आए हैं कि जो सब हो रहा है आपके साथ ये सब केमिकल्स का खेल है एक तरीके से। वैसे ही GAD में भी पाया गया है कि एक सेरोटोनिन, एक नॉरेपिनेफ्रिन और गाबा, ये तीनों केमिकल्स इंपॉर्टेंट पाए गए हैं GAD के होने में। इन केमिकल्स की एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से GAD के लक्षण आते हैं। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो भी आमतौर पे इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स को ठीक करने के लिए होता है। एक थ्योरी दूसरी भी होती है जिसको हम लोग कई बार कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी ये कहती है कि जिन लोगों को GAD है उनका जो दिमाग है वो नॉर्मल चीज़ों में भी खतरा ढूंढ लेता है। कॉग्निटिव थ्योरी की एक जो मेन बात है वो यही है कि आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा फील करते हैं, आपको घबराहट होती है, आपको उदासी होती है, आपको क्या फील होता है, क्या इमोशन आता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं। सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता, सिचुएशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यही पेशेंट जिनका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मान लीजिए शाम को 6 बजे घर पे हैं और एकदम से नॉक होती है। अब इनके मन में मान लीजिए पहला ख्याल यही आया कि शायद बच्चे को चोट लग गई होगी और कोई उसको लेके आया है। अगर मान लीजिए ये ख्याल दिमाग में आया तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स क्या होगा, इनको घबराहट हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, भागी भागी जाएंगी गेट पे कि कुछ हो तो नहीं किया। सेम सिचुएशन, एक दूसरा व्यक्ति है, घर पे बैठा है, 6 बज रहे हैं शाम के और एक बार नॉक हुई और उसके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। उसके मन में आया कि शायद कोई आया होगा, शायद कोई कुरियर आया होगा या शायद कोई पड़ोसी आया होगा, देखते हैं कौन है। ये मान लो ख्याल आया तो उसका इमोशन क्या होगा, कुछ भी नहीं, वो शांति से जाएगा, दरवाज़ा खोलेगा, देखेगा क्या हुआ है। तो सिचुएशन वही है कि शाम के 6 बजे दरवाजे पे नॉक हो रहा है, खटखट कोई कर रहा है। पहले व्यक्ति के मन में क्योंकि घबराहट वाले थॉट्स आए तो उसको घबराहट हुई, दूसरे व्यक्ति के मन में ऐसे थॉट्स नहीं आए तो उसको कुछ नहीं हुआ। तो कॉग्निटिव थ्योरी यही कहती है कि GAD के पेशेंट्स में किसी भी सिचुएशन को किस प्रकार से उसका आकलन होता है वो एक गलत तरीका होता है, उनको खतरा दिखता है, इसलिए उनको हर चीज़ में घबराहट होती है। और घबराहट होती है तो बाकी जो घबराहट के लक्षण होते हैं, एंग्जाइटी के लक्षण होते हैं, वो भी आते हैं। इनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया हमारे ही सेंटर पे, डॉक्टर प्रियंका गोयल के अंडर इनका ट्रीटमेंट हुआ था। जैसे कि ट्रीटमेंट में हम लोग बताते आए हैं 2 पार्ट्स होते हैं ट्रीटमेंट के, मेडिकल ट्रीटमेंट और थेरेपी सेशंस। मेडिकल ट्रीटमेंट में वही जो 3 केमिकल्स की बात की गई थी अभी, सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन और गाबा, उनके लेवल्स को ठीक करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। पहले लो डोज से स्टार्ट किया गया, फिर ग्रेजुअली डोज बढ़ाई गई। अब देखिए, दवाइयों में भी आमतौर पे 2-3 तरह की दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो आमतौर पे जैसे कि आपने पहले भी वीडियोस में सुना होगा, SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, लॉन्ग टर्म में इन सिम्टम्स को कम करने में बहुत मदद करती हैं। शॉर्ट टर्म में कई बार बेंजोडाइजेपिन्स यूज़ की जाती हैं, ऐसी दवाइयाँ जो कि इमीडिएटली एंग्जाइटी कम करें। अच्छा, कई बार बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग पेशेंट्स में देखते हैं, पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई खा रहे हैं पहले से। हम पूछते हैं कौन सी दवाई खा रहे हो, तो कोई बोलता है एल्ब्रेक्स खा रहे हैं, कोई बोलता है पेट्रिल खा रहे हैं, कोई बोलता है क्लोनोट्रिल खा रहे हैं। ये सब बेसिकली बेंजोडाइजेपिन्स वाली दवाइयाँ हैं, जिसको कई बार फिजिशियंस लिख देते हैं या कोई और नॉर्मल डॉक्टर लिख देते हैं, नॉन साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो कई बार लिख देते हैं। अब बेंजोडाइजेपिन्स वो क्लास ऑफ ड्रग है जिसकी आदत पड़ सकती है। जो आप लोग सुनते हैं ना कि साइकेट्री की दवाइयों की आदत पड़ सकती है, वो इन्हीं दवाइयों के लिए बोला जाता है कि बेंजोडाइजेपिन्स की आदत पड़ सकती है। इसलिए आमतौर पर प्रयास रहता है कि इनको कम डोज में इस्तेमाल किया जाए और कुछ हफ्ते या महीने के ऊपर ना चलाया जाए। हम जब भी दवाइयाँ बंद करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बेंजोडाइजेपिन्स को ही बंद किया जाता है। आयरनी ये है
अजीब बात यह है कि कई बार पेशेंट्स एल्प्रेक्स और इस टाइप की दवाइयाँ सालों से खा रहे होते हैं, बट जब उनको बोला जाता है कि भाई SSRIs शुरू करिए, ये दवाइयाँ आपको ठीक करेंगी, एल्प्रेक्स आपको ठीक नहीं कर पाएगी, तो उनको उससे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि ये दिमाग की दवाई शुरू कर रहे हैं। तो उल्टी बात है, जो दवाई आदत वाली है उसको तो आप सालों से खा रहे हो और आप उसमें कंफर्टेबल हो गए हो, और जो दवाई की आदत नहीं पड़ सकती, जो प्रॉब्लम को शायद जड़ से ख़त्म कर दे, उसमें हिचकिचाहट हो रही है। ऐसा हम बहुत कॉमनली देखते हैं। तो वापस आते हुए, बेंजोडाइजेपिन्स को शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जल्दी से एंग्जाइटी कम हो, हर केस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। SSRIs को इस्तेमाल किया जाता है, धीरे धीरे डोज इंक्रीज़ की जाती है, और यूजुअली इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कई बार कुछ और दवाइयाँ भी ऐड की जा सकती हैं, जैसे प्रोप्रेनोलॉल ऐड की जाती है अगर ज़रूरत पड़े तो। कुछ कभी कभी किसी को साइड इफेक्ट होता है, पेट में एसिडिटी, ये सब, तो कभी कभी उसकी दवाई भी शुरुआत में 5-7 दिन तक दी जा सकती है। तो इस प्रकार की दवाइयों से इलाज शुरू किया गया। धीरे धीरे करके इनके सिम्टम्स कम होने शुरू हुए। इन्होंने बोलना शुरू किया कि अब मन थोड़ा हल्का रहता है, अब उतनी चिंता नहीं रहती। एक बार जब थोड़ा इंप्रूवमेंट आ गया 20-30% का, उसके बाद काउंसलिंग के सेशंस शुरू किए गए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब सेशंस करते हैं GAD के, तो उसमें वही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का आमतौर पर इस्तेमाल होता है, और साथ में कई बार रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी सिखाई जाती हैं। कई बार जब एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है तो रिलैक्सेशन करना पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, इसका अगर आप मूल मंत्र देखें, जो इसका कोर देखें, वो वही है कि जो आपके थॉट प्रोसेसेस हैं, आपका जिसको हम कई बार नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स बोलते हैं, कि किसी भी सिचुएशन को एक गलत तरीके से, एक गलत ख्याल आना जिसकी वजह से उस सिचुएशन को देख के इंसान डर जाता है, उन थॉट्स को परखना सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं कि शाम के 6 बज रहे हैं और दरवाज़ा में खटखटाहट हुई और इनके मन में इस प्रकार के ख्याल आए। आप जब थेरेपी में बैठेंगे, आप इनसे पूछेंगे अच्छा कल किस बात पे घबराहट हुई थी, तो ये बताएंगे कि शाम को 6 बजे बैठी हुई थी और खटखटाहट हुई। आप पूछेंगे क्या मन में विचार आया उस टाइम पे आपके, तो ये बताएंगे कि मन में विचार आया कि बच्चे को कहीं चोट ना लग गई हो और कहीं कोई लेके ना आया हो। फिर आप उनसे और सवाल पूछते हैं उस विचार को परखने के लिए और उनको समझाने के लिए कि क्या कोई और कारण भी हो सकता था उस टाइम पे, किसी और वजह से भी खटखट हो सकती थी घर पे। इस बात के चांसेस कितने हैं कि बच्चे को चोट लग गई हो 0 से 100 के % के स्केल पे, राइट। तो बेसिकली उस ख्याल को एक तरीके से तोड़ मरोड़ के उसको प्रॉपरली डाइसेक्ट किया जाता है और पेशेंट को दिखाया जाता है कि आपका जो ख्याल आ रहा है वो एक एक्सट्रीम ख्याल है, ज़रूरी नहीं कि उस सिचुएशन में ऐसा ही हुआ हो। और जब आप इन ख्यालों को अपने आकलन शुरू करेंगे, एनालाइज करना शुरू करेंगे, तो फिर शायद आपके एंग्जाइटी के सिम्टम कम हो जाए। जैसे कि मान लीजिए उस सिचुएशन में जैसे ही ख्याल आया कि बच्चे को चोट ना लग गई हो, अगर ये अपने आप को बोलें वापस कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, जाके एक बार देखते हैं क्या हुआ है, बिना बात के ऐसी बात क्यों सोचें, अगर उस थॉट को काउंटर कर पाती है तो उनको उस टाइम तुरंत एंग्जाइटी ना होती। तो ये तो मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से किया जाता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी शुरू की गई, साइकोलॉजिस्ट ने की, धीरे धीरे सेशंस शुरू हुए, धीरे धीरे सेशंस होते गए और कुछ टाइम में 2-3 महीने में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया। जब एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ जाता है तो हमारा प्रयास रहता है कि मेडिकेशंस का एक कोर्स करके फिर धीरे धीरे करके उसको बंद किया जाए। अब क्योंकि इनके केस में प्रॉब्लम बचपन से ही है ऑलमोस्ट, तो उसको 2 महीने या 3 महीने में इलाज दवाई बंद करना सही नहीं रहेगा। प्रोसेस कम से कम 1 साल से 2 साल का चलना चाहिए ऐसे केसेस में। और जैसे जैसे मेडिसिन आगे बढ़ेंगी, इंप्रूवमेंट आएगा, थेरेपी भी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हमें उम्मीद है कि मेडिसिन को कम करके उसको ख़त्म भी कर पाएंगे। तो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट GAD, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता ये है और इसका ट्रीटमेंट ऐसे होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार लोग पहचान ही नहीं पाते इस चीज़ को। जैसे इन्हीं के केस में 35 साल लग गए इस बात को समझने के लिए कि कुछ बीमारी थी, और एक ऐसी बीमारी जिसको हम लोग प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं, जो कि ख़त्म हो सकती है। तो ये हम लोग अक्सर देखते हैं मानसिक रोगों में कि लोग टालते रह जाते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। घर वाले भी बोलते रहते हैं कि सोचा मत कर, टेंशन मत लिया कर, सब ठीक हो जाएगा। और इस चक्कर में लाइफ आगे बढ़ती आती है और अच्छे से ज़िंदगी जी नहीं आ पाती। अब इनके केस में अगर हम सोचें कि शायद अगर ट्रीटमेंट पहले हुआ होता तो शायद इनका एजुकेशन का जो अचीवमेंट था वो और अच्छा होता, शायद जो प्रोफेशनल अचीवमेंट था वो भी और अच्छा होता, शायद जो पर्सनल दिक्कतें आई वो भी ना होती। तो लास्ट में यही बात याद रखने वाली है कि मानसिक बीमारियों को हमें पहले पहचानना आना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम उसको नॉर्मल मान लेते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं। और अगर हमें लगता है कि शायद कोई मानसिक तकलीफ़ हो रही है तो जिस भी शहर में आप रहते हैं उसमें साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं और ये चीज़ें ठीक होती हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको GAD के बारे में कुछ समझा पाया हूँगा, और मेरा प्रयास यही रहता है कि जितने इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुँचा पाएँ उतना पहुँचा पाएँ, और शायद इंडिया में भी जैसे बाकी देशों में हो रहा है मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ी जागरूकता बढ़े। धन्यवाद, शुक्रिया।